हमारे कैप्टन वीरेंद्र जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आए और बेल जी को माला अर्पित करके जो उनका स्वागत करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी मैं जिसका हमें प्रधान जी से मैं एक बार, क्योंकि हमारे प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सबका और हमारे जो मुख्य वक्ता है, मुख्य अतिथि है, इस अभी में से कितने किसान हैं जो जैविक या प्राकृतिक खेती करते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। संख्या अच्छी है यहाँ, बहुत बढ़िया। आप सब लोग जो पिछले कहानी में सुन रहा था, कई लोग संघर्ष कर रहे हैं और अच्छी बात है, संघर्ष करने से ही सफलता मिलती है। मैं भी 2005 से संघर्ष करके कुछ सीखा हूँ, उसको आप सबसे शेयर करूँगा। तो आज मैं आपको प्राकृतिक खेती की वो विधि बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको जो है भूमि की तैयारी जिंदगी में एक बार करनी है। कितनी बार करनी है? किसकी जिंदगी में? हाँ, भूमि की जिंदगी में। कितने बार करनी है? उसके बाद ट्रैक्टर हल बैल बेच दो, कोई काम नहीं उसका। चाहे 2 एकड़ में करो, चाहे 10 एकड़ में करो, चाहे 100 एकड़ में करो। मैंने जो सीखा है, अभी जैसी लॉकडाउन खुला, देश भर में लगातार बुला रहे हैं और ये मेरा शानदार 5वां महीना है। अभी तक 18 राज्यों में लगातार ट्रेनिंग, रात में यात्रा, दिन में प्रशिक्षण। और दिल्ली में कहा कि भाई ये दिक्कत है, तो मैंने कहा चलो आता हूँ तुम्हारे गांव, बुलाओ 4-6 लोगों को। अब वो 4-6 लोगों की जगह उन्होंने 50 से 100 लोगों को बुला लिया। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और है, खेती में सबसे बड़ी समस्या बीमारी। मैं आज आपको ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूँ जिसमें कोई बीमारी नहीं आती नहीं। इस तकनीक में बीमारी अध्याय ही नहीं है, न माहू, न मच्छर, न मक्खी, न इल्ली, न फंगस, न वायरस। और आप सोचो कि जब बीमारी नहीं आएगी तो किसान कितना सुकून से जिएगा, कितना सुकून रहेगा। मेरे 150 से ज़्यादा वीडियो हैं यूट्यूब में, आप जाके ताराचंद बेल जी सर्च करके वीडियो देख लो। एक वीडियो लाके बताओ कि बेल जी भाई ये बताओ, इसमें ये पत्ती पीली पड़ रही है। मेरे वीडियो कितने लोगों ने देखा है यूट्यूब में? बहुत लोगों ने देखा। एक हाथ भी बीमार फसल दिखी क्या? बताओ। देखी? धान की, अरहर की, मूंग, मटर, मसूर, गन्ना, मूंगफली, किसी की पत्ती टेढ़ी मेढ़ी हो या कोई जो है, कोई पत्ती जो है हरी कच्चा ना हो, एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मैं बम्पर प्रोडक्शन की बात करता हूँ। अभी एक किसान है हमारा, लेखराम यादव, उनसे MSc बायोटेक्नोलॉजी है वो किसान, उनसे शेषन कुमार जी मिले। और कौन कौन मिले अभी दिल्ली में? अच्छा, 4-5 लोग मिले। देखे ना, MSc बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, मतलब कृषि वैज्ञानिक है। 350 एकड़ पे खेती कर रहा है। 2 साल पहले मेरी एक ट्रेनिंग में, 2.5 साल पहले ऐसी दिल्ली की नॉर्मल ट्रेनिंग में आया था। मैंने फार्मूले बताए, फटाफट निकल गया था। पल्ला गांव में ट्रेनिंग थी, लेकिन MSc बायोटेक्नोलॉजी तो वो समझ गया कि गुरुजी की कौन सी फार्मूला कितना कारगर रहेगा। जाके A to Z किया। अब उसके 15 लाख रुपए पर साल के फर्टिलाइजर का खर्चा बच रहा है। एक पौधे में 1.5 क्विंटल नींबू आया 2.5 साल के पौधे में। कितना? ये बड़ी साइज निचोड़ोगे ना तो आधा ग्लास नींबू निकलेगा। उसके 2 नींबू को जोमेटो बेच रहा है 265 रुपए किलो। फिर इसने बोला 300 का बेच रहा है। फिर इसने बोला कि भाई मेरे से तो 265 में खरीद रहे हो आप, और आप 2 नींबू कितने का बेच रहे हो? 300 का।
तो उसने शिकायत की तो शायद वो 165 रुपये का 2 नींबू बेच रहे थे। अब सोचो जोमेटो कितने का खरीद रहा है? 265 रुपये किलो, और बेच कितने में रहा है? 2 नींबू। तो भैया जिसमें जान होती है ना, जिसमें एनर्जी होती है, तो अपनी बखत खुद बना लेता है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता मैं कौन हूँ। मैं 2010 से नेशनल ट्रेनर हूँ, मतलब एनसीओ कई बुलाते हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंगों में भी गया, कई ट्रेनिंग किया, फिर समझ में आया कि नहीं, किसान के खेत में जाके सिखाओ ज़्यादा अच्छा है। 2009 में एक संस्था बनाई मैंने, प्राकृतिक खेती शोध संस्था, और किसानों की संस्था बनाई, और जो अध्ययन करना है वो सब किया। भारत के जितने प्राचीन ग्रंथ हैं, पाराशर संहिता जो 5000 साल पुरानी है, वृक्षायुर्वेद जो 16वीं शताब्दी में लिखी गई, ऐसा उसमें सूरपाल, फिर कृषि पाराशर, फिर परशुराम गीता, कश्यपी कृषि सूक्त, उपवन विनोद, गुल्म वृक्षायुर्वेद। दारा सिकों ने भी एक जो है पूरे देश भर में घूमा तो एक किताब लिखा, दरपन्नी फलाहात, कृषि की कला, उसको हिंदी में भी हमने ट्रांसलेट करवा। ये सारी किताबें मेरे वेबसाइट में उपलब्ध है, बुला के आप भी पढ़ के, और जो यात्रा मैंने की हो वो भी आप कर सकते हो। मैं भारत के प्राचीन विज्ञान को आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने करके सीखा। देखिए ऐसा है, मैंने 150 से ज़्यादा फार्मूले बनाए हैं। इससे ज़्यादा 150 से ज़्यादा। पर आपको इतना सब सीखने की ज़रूरत नहीं, वो ज़रूरत होता है तो फार्मूले बनते हैं। अभी हमारे कृष्ण श्री कृष्ण शर्मा जी हैं, थोड़ा खड़े हो जाओ जरा, आप चेहरा दिखाओ सबको, कहाँ के रहने वाले हो बताओ थोड़ा। केवल YouTube से मेरे वीडियो देखे, बैठिए, किससे देखे? YouTube से देखे, और जब इनका बम्फर सरसों आ गया तब मैं आया देखने। और मेरा हरियाणा का प्रवासी बन गया था, तो आया, तो प्रवास तो बना था मंडी डबवाली का, पर मैंने कार लेके फिर इनके यहाँ के देखा। शानदार सरसों थी। कितना पैदावार हुआ? 12 कुंटल 70 किलो पहले ही अप्रोच में प्राकृतिक खेती से, 1 एकड़ में। जबरदस्त सरसों जो है वो 8 से 10 फुट ऊंचाई। और इनके एक मित्र ने सरसों लगाया 1 एकड़ में। कितना लगाया? 20 ग्राम लगाया सरसों। कितने एकड़ में? हाँ, आप यहाँ एकड़ चलता है कि बीघा चलता है? मैं एकड़ में ही बात करूंगा। 20 ग्राम कितना पैदावार हुआ उनका? 400 ग्राम पर पेड़ हुआ। 400 ग्राम प्रति पौध तैयार हुआ। 800 पेड़, 800 पेड़ थे, तो 800 पेड़ का 320 किलो 320 किलो प्राप्त हुआ 20 ग्राम से। और इंटरक्रॉप में लगाया था चना, एक चने में 1500 फलियां, उसकी कितनी पैदावार आई? 6 कुंटल चना हुआ। ऐसे ही कल एक किसान से मिलके आया मैं उधर, पंकज, कौन सा जिला था उसका? अबोहर। उसको जो है 6.5 क्विंटल चना और 9.5 कुंटल सरसों हुआ पहले ही प्रयास में। तो अभी ये लोग, तो आपको तो मैं जो है ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये तो केवल यूट्यूब से देख के किए हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग करिए। प्रोडक्शन रासायनिक से हम दुगना निकालेंगे, कुछ लाइन नहीं लगता। रासायनिक खेती की इजराइल टेक्नोलॉजी भी करो, और मैं जो बता रहा हूँ वो करो। प्रकृति जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। आप देखते होंगे, हवा आई तो खूब, प्रकाश हुआ तो खूब, पानी आया तो खूब। कमी है क्या प्रकृति के किसी काम में? कमी बताओ मुझे। बेर में फल लगे तो खूब लगे, लगते ही नहीं लगते बेर में। आम में फल आया तो खूब आते ही नहीं आते। जिन आम के पेड़ में किसान जुताई निदाई गुड़ाई करता है वही दिक्कत है, और जो आम सड़क के किनारे खड़ा है उसको दिक्कत है क्या? है? बताओ। उसके पत्ते पीले पड़ते हैं क्या? जो आम का खेत हमारे खेत में लगाया आम, या जंगल में लगाया सड़क के किनारे, उस जिसमें किसान कुछ नहीं करता, ना उसके नीचे जुताई करता, ना निदाई करता। करता है निदाई क्या?
करता है? गुड़ाई करता है? खाद डालता है? रासायनिक जैविक डालता है? हाँ कि ना? नहीं डालता। उसको कोई बीमारी आती है क्या? आती है? नहीं आती। उसके पत्ते पीले पड़ते हैं? उसका तना टेढ़ा मेढ़ा होता है क्या? तो जहां कुछ काम नहीं कर रहा है इंसान, वहां पौधा मस्त खड़ा है, हर साल फल रहा है। और जहां काम कर रहा है उसी का बीज लाके खेत में लगा दे 10 बाई 10 में, और नीचे जोताई निंदाई गुड़ाई खाद दे, उसी का बीज होगा क्या? आपको गैस करो, हो जाएगा? पत्ते टेढ़े मेढ़े आएंगे। इसलिए क्यों काम करना? प्रकृति काम कर रही, उसी करने दो। मैंने यही किया है। मैंने किसान के सारे काम खेती से हटा दिए। मेरा नारा है बो और घर जाके सो, कुछ मत करना काम करोगे या नहीं गलत करोगे, क्योंकि समझे ही नहीं है हमको प्रकृति का विज्ञान। फसल बम्फर आएगी, गारंटी मेरी। मैंने जुताई निंदाई गुड़ाई खाद दवाई, ना रासायनिक ना जैविक, कुछ नहीं करना, केवल फसल बोना और घर जाके सोना, कुछ काम नहीं करना। फसल ही काटने जाना। काम करे या नहीं गड़बड़ करोगे? काम किया आपने, कुछ भी काम किया, इवन सिंचाई बार बार करो, मिट्टी का पीएच का लेवल बढ़ जाएगा, पानी कीचड़ मचेगा, जड़ सड़ेगी, गया काम से। ये बताओ, ये नीम के पेड़ अभी गर्मी में फूल आए कि नहीं आए? पलाश के पेड़ में फूल आए कि नहीं आए? पीपल बरगद में फूल आए कि नहीं आए? उनके नीचे पानी है क्या? है पानी? किसी ने दिया क्या? नहीं दिया ना। हमारे सरपंच जी चले गए, उनने तो नहीं दिया होगा, दिया? पर फूल आए कि नहीं आए? बिना पानी का फूल आ सकता है किसी पेड़ में? रसदार फूल आते ही नहीं आते? आ सकता है? अंदाज लगाइए, बिना पानी का फूल नहीं आ सकता। पानी दिया किसी ने ना किसी ने उसको? पूछो, सरपंच ने तो नहीं दिया है, प्रकृति ने दिया। तो आप भी प्रकृति को पानी दे दें तो ना, आप काहे सिंचाई के बड़े बड़े स्रोत लगा रहे हो? करने दो, कुछ मत करो आप। क्यों? हमको अकल नहीं है। प्रकृति का हर जीव स्वस्थ रहता है, आदमी छोड़। बताओ मेरे को, कौन सी किसको हार्ट अटैक की समस्या है? किस प्रकृति में किस जीव को शुगर है? प्रकृति का कौन सा जीव अशांत रहता है? बताओ सही। टेंशन में कौन जीता है इस प्रकृति में? है आदमी के सिवा कोई टेंशन में नहीं। चिड़िया का बच्चा जब चिड़िया वयस्क होता है ना, तो दोनों पति पत्नी छोड़ के अपने अपने रास्ता चलते हैं। बच्चे खुद पता है घोंसला कैसे बनाना। सिखाता है क्या चिड़िया बच्चे घोंसला बनाना? देखा हो किसी ने सिखाते हुए? पर जब वो वयस्क होता है ना, तो उसको पता है, उसके डीएनए में कोटेड है मुझे घोंसला कैसे बनाना है। सेम वो अपने पिता की तरह घोंसला बना देगा। हाँ कि ना? उसके डीएनए में कोटेड है। इसी डीएनए को डिकोड करने का काम भारत में सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। इनका नाम लेने से मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। लेकिन समझा ही नहीं किसी ने उसको। क्या नहीं किया? समझा। उसको भी कर्मकांड बना दिया। तो मैं आपको ये तकनीक देने जा रहा हूँ, 100% मेरे तरफ से गारंटी है। जब ये 12.5 कुंटल 12 कुंटल 70 किलो सरसों निकाल रहे हैं, तो आप यहाँ फसल काहे की मुख्य होती है? धान गेहूँ। सरसों होती है? सरसों थोड़ी होती है। यहाँ का पीएच कितना है सर? नॉर्मली 7 से 8.5। अच्छा, और यहाँ डिफिशियंसी है क्या जिंक मैंगनीज कैल्शियम की? किसी ने माइक्रोन्यूट्रिएंट की जांच कराई है? क्या स्थिति है? जिंक तो नॉर्मली डालते हैं सभी। हाँ, डिफिशियंसी है। मैं अभी देख के आ रहा हूँ, जिंक नहीं है मिट्टी में, कॉपर नहीं है मिट्टी में, आयरन नहीं है मिट्टी में, ठीक है, बोरान नहीं है। ये 4 डिफिशियंसी मुझे जहाँ मैं गया पिछले 3 जगह, सब जगह है। ठीक है, दिखाओ, आपका दिखाओ।
मैग्नीशियम की भी है। कड़क हो गई। और दूसरी क्या हो गई है, मिट्टी में बहुत ज़्यादा फंगस है। मिट्टी में क्या है, बहुत ज़्यादा फंगस है। आपका तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है पीएच, चलो इनका पीएच बढ़ा है, तो आपने क्या कर लिया, समस्या खड़ी की है, काहे की पीएच बढ़ा दिया। इनका है 8.11, होना चाहिए एग्जैक्ट 6.7, 6.5 से 7 होना चाहिए। जैसे इससे ज़्यादा बढ़ा पीएच, पीएच मतलब क्या है समझ लो, तब आपको पीएच का, आप सबने नारियल पानी पिया होगा सटक लगा के, पिया है। अब उसमें वो सटक में छेद बहुत पतला हो जाए, तो आप उसको ले पाओगे, नारियल पानी को ले पाओगे? या छेद के जगह मोटा हो जाए, बांसुरी जैसा मोटा लग जाए, तब खींच पाओगे क्या? तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया छेद तो भी नहीं खींच पाओगे, और पतला हो गया तो वही है पीएच। पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ पावर, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पानी ऊर्जा को खींचने की क्षमता है कि नहीं है। अगर ताकत को खींचने की क्षमता नहीं है मिट्टी में, इसका मतलब आप कुछ भी जमीन में डालो, कुछ मिलेगा पौधे को। और इसीलिए कृषि वैज्ञानिक अगर है फास्फोरस तो भी रिकमेंड करते हैं डालो भैया डीएपी, है जो है नत्रजन फिर भी कहते हैं डालना है पोटास, अति उच्च है पोटास पूरे देश भर में, फिर भी रिकमेंड करते हैं डालो एमओपी। क्यों? वो खाने लायक नहीं है। तो ये मिट्टी ज़्यादा सख्त है, जड़ें अंदर जा नहीं सकती, ठीक है। मिट्टी में कीचड़ मचता है, मिट्टी में बहुत ज़्यादा फंगस है, मिट्टी में वायरस है, मिट्टी में रस चूसक कीट हैं, माहू, मच्छर, तेला, चेपा, पता नहीं कितने तरह के कीट हैं, इल्ली हैं। मिट्टी में बहुत ज़्यादा खरपतवार होता है कि नहीं होता है खरपतवार? पहले होता था क्या? कम होता था, अभी बढ़ गया खरपतवार। तो खरपतवार बढ़ गया। और एक सबसे बड़ी समस्या, ये सब समस्या कुछ नहीं है, सबसे बड़ी समस्या मिट्टी निगेटिव हो गई है। आप मिट्टी हाथ में रखोगे ताकत खत्म हो जाएगी। कितने लोग मिट्टी लेके आए हैं बताओ जरा, हाथ उठाओ। इन सब की मिट्टी में भी जांच करता हूँ, मिट्टी ताकत घटाने वाली हो गई। ये समस्या तो पता ही नहीं दुनिया में किसी को। आज के पहले किसी ने सुना कि निगेटिव भी कोई होता है? मिट्टी ताकत घटाने वाली हो गई है। ये जो समस्या बताए कुछ नहीं है, ये समस्या सबसे बड़ी है। हाँ कि ना? ठीक है। हाँ कि ना? मिट्टी का निगेटिव होना बड़ी समस्या है कि छोटी? बहुत बड़ी समस्या है। ताकत ही खत्म कर रही है, आपकी ताकत 99% खत्म कर देगी। इसके बारे में तो पता ही नहीं, और मुझे पता हो गया इसलिए मैं सफल हो गया। अगर पता नहीं होता तो मैं भी संघर्ष कर रहा होता। निगेटिव मिट्टी में सर पटक ले किसान, रासायनिक खेती क्या इजराइल खेती कर ले, कभी प्रोडक्शन नहीं मिलेगा उसको, औसत ही मिलेगा। मतलब लागत जितनी बढ़ाएगा, मतलब जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट डालेगा लागत बढ़ेगा घटेगा, उसी के इक्वायर प्रोडक्शन बढ़ेगा। इधर 1 लाख लगाएगा तो यहाँ 1-1.5 लाख का आएगा, 2 लाख लगाएगा तो 2.5-3 लाख का आएगा। और अगर मिट्टी पॉजिटिव कर ले तो 50,000 लगाए 4 लाख का आएगा। लागत कितनी लगाए? 50,000 का, बाकी ताकत दे देगी मिट्टी तो 4 लाख का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये समस्या किसी को पता नहीं, मुझे पता चला, इसलिए मेरे 18 फसलों के रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। कितने फसलों के? 18। जाके यूट्यूब में देख लो आप। और 2 फसलों का अंतरराष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। ये मैंने नहीं कहा, कृषि विज्ञान केंद्र ने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब समय शुरू हो चुका है, हम ऐसे बेला में हैं, अगर ऐसी खेती, रासायनिक खेती अगर कोई किसान करेगा तो 4 साल में ख़त्म हो जाएगा। खेती ख़त्म होने, खेती छोड़ने की स्थिति आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा डेडलाइन चल रहा है आखिरी, समझ रहे हो? जैसे पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो वो इंडिकेटर देता है, और पूरा ही ख़त्म हो जाए तो 4 बार बीप 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 करके ख़त्म होता है ना, तो उस 4 बार में आ चुके हो आप। 1 बीप हो चुका है पूरे भारत में। पिछले मैं 5 महीने में पूरे भारत की यात्रा कर चुका हूँ।
उधर शिमला के सेब बर्बाद हो चुके फंगस से, पीठियम। यहाँ किन्नू के किसानों से मिल के आ रहा हूँ, पैठोतोरा से खेत खत्म हो रहे हैं, खड़े गन्ने किन्नू सूख रहे हैं, खड़ा। महाराष्ट्र में गन्ना सूख रहा है, खड़ा गन्ना। यहाँ भी सूख गया पिछले साल में। सोमनाथ गया, वहां पर ये नारियल के पेड़ उखाड़ रहे 20-20 साल के। नारियल अनुसंधान केंद्र कह रहे भैया हम क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है, हम सब कुछ कर चुके। मैंने वो वीडियो डाला, देखे होंगे कि अनुसंधान केंद्र में कितनी बीमारी है। वो भी हाथ खड़े कि बोले बेलजी भाई हम तो सब कर चुके जो करना था। गुजरात की मूंगफली बर्बाद हो रही पिछले 5 साल से व्हाइट ग्रब के कारण, इसलिए तेल के रेट बढ़ गए 5 साल से। पहले सोयाबीन बर्बाद हुआ तो सोयाबीन तेल की पूर्ति कर देता था, अब सोयाबीन कोई लगाता है क्या? मध्य प्रदेश में टोटल बंद, 1% किसान लगाते हैं। सोयाबीन के बाद मूंगफली बर्बाद हुई, तेल का रेट क्यों नहीं बढ़ेगा? तो अभी खेती डेडलाइन पर चल रही है और आप खेती से जिंदा हो। किसान के पास नंबर 2 की कोई कमाई नहीं है, सरपंच बन जाए तो अलग बात है, ठीक है। बाकी है नंबर 2 की कमाई क्या? कुछ नहीं है। वो एक ही बचा, कोई भैया यहाँ मेरे को, आप शायद बोल रहे थे ना कि वो बचत कर ले, और बचत करते करते आखिरी में जो है खटिया बचेगी, कार बिक जाएगी, मोबाइल चले जाएंगे। बहुत दुष्काल पड़ने वाला है और पड़ रहा है पिछले 4 सालों में। बड़ा से बड़ा किसान अभी मैंने हताश देखा है। अरे मैं मिल के आ रहा हूँ 100-100, 200 एकड़ वाले किसानों से। मेरी पहली बार यहाँ आया मैं लगभग 4.5 महीने पहले। एक किसान है, उन्होंने बुलाया, पैसे ही भेज दिया मेरे खाते में, बोले ये प्लेन की टिकट बेलजी भाई और ये पैसा भी पकड़ो, आपको आना ही है। मंडी डबवाली किसान है विनोद अरोरा जी, 4.5 महीने पहले आया था। मैं बता के आया था उनको ये करो विनोद भाई, तुरंत करो, इमीडिएट करो। एक लड़के को भेज दिया, 15 दिन रहा हो, मैंने एक स्टूडेंट को भेजा। उनके यहाँ जब चने की फसल अच्छी हुई तब मुझे फिर बुलाया, बोले एक बार आ जाओ बेलजी भाई, देखो आपने क्या किया है। तो लोभ के कारण मैं भी आया देखने। गजब का, इतनी जगह में 150 से ज़्यादा मधुमक्खियाँ थी चने में। जहाँ एक फली लगती वहाँ 3 फली, हरी कच्च फसल। और इंटर क्रॉप में बीच में लगा है आड़ू और वो लगा है क्या बोलते हैं अमरूद, उसके बीच में 11.5 कुंटल प्रति एकड़ चना निकाला हुआ। कितना? इंटर क्रॉप में। अगर फुल चना होता तो 18 कुंटल से ऊपर जाते। और रासायनिक खेती का 30 एकड़, ये 60 एकड़ में इंटर क्रॉप चना, वहाँ 11.5, और रासायनिक खेती में 4.5 कुंटल प्रति एकड़। दोनों खेती की वीडियो मैंने भेजा है, कितने लोगों ने देखा? देखा कि नहीं देखा? रासायनिक खेती का चना एक फला है, सूख रहा है। तो वापस आता हूं कि भैया ये सब ज्ञान बड़े वृक्ष के नीचे बैठने के कारण मुझे मिला। डॉक्टर रामाश्रय मिश्र, कानपुर कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य वैज्ञानिक, उन्होंने अग्निहोत्र पर काम किया, ऊर्जा विज्ञान उनसे मैंने सीखा। नानाजी देशमुख भारत रत्न हुए, उनके कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा मझगांव में रहा। जब मैंने काम किया समग्र ग्राम विकास, 167 विषयों पर काम किया मैंने। कितने? 167। उसमें काम करते ध्यान आए कि प्राकृतिक खेती से गांव की गरीबी, बीमारी, बेकारी, अशिक्षा, विवाद सब खत्म हो जाएगा। विवाद भी खत्म हो जाएगा। किससे? प्राकृतिक, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। विवाद भी खत्म। तब मैंने केवल प्राकृतिक खेती करने के लिए प्राकृतिक खेती शोध संस्था बनाया 2009 में। और भारत के और बड़े जो ऐसे दिग्गज हैं, आदरणीय नलिनी जी, वायल नैने, कानपुर जो है पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिन्होंने ये वृक्षायन इन सब पे काम किया, श्री कृष्ण जुगनू जी की किताबें, और ऐसे जो है ऐसे बड़े वृक्ष के नीचे बैठने मात्र से मुझे ज्ञान मिल गया। ठीक है, वृक्ष के नीचे बैठ के तो ज्ञान मिलता है। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं, जो मिला है वो मैं आपको दे रहा हूं, मेरा अपना उसमें कोई योगदान नहीं है।
उधर से रिसीव किया, इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस पर काम करिए, भारत में वो क्रांति आने वाली है। अब सब थक चुके हैं और सबसे निराश। ये बताओ, किसान सर्वदूर से निराश है कि नहीं है? कोई विश्वविद्यालय कर रहा है पोस्ट की पूर्ति? कोई संस्था कर रहा है क्या? कहीं कोई कहीं नहीं है। और शायद ये ईश्वर चाहता है, जब सब तरफ घोर अंधकार होता है ना, तब एक छोटा सा दीपक जलाता है प्रकृति। शायद वो दीपक मेरे अंदर जला, ठीक है। तो वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। मैं विषय शुरू करता हूँ। भूमिका केवल इसलिए इतना बांधा कि मैं जो बताने वाला हूँ उस पर विश्वास करना, क्योंकि इतने सरल सरल फार्मूले देने वाला हूँ, विश्वास नहीं करोगे आप। जब यहाँ मंच पे आके खुद करोगे प्रयोग, तब थोड़ा सा विश्वास होगा। इसलिए भूमिका बांधना पड़ता है। काम इतने सरल सरल हैं। जैसे मैंने बोला कि बोना और घर जाके सोना। अगबक आ गए लोग, ये ऐसे कैसे होता है? खेती में तो हम रात दिन काम करते हैं, तब फसल आती है। ये उल्टा बोल रहे हैं। 4-6 साल पहले व्हाट्सएप में जब मैं किसी को बताता था ना, तो लोग मेरे को कई उपाधि दे दिए थे। उसमें शेख चिल्ली भी एक उपाधि थी। फिर मैंने बोलना ही बंद कर दिया व्हाट्सएप में। जो लोग कर रहे हैं मैं उनके यहाँ जाता था बस। और ऐसे किसानों से मिलना, मैं 100 बार गया उन किसानों के यहाँ, जिनके रिकॉर्ड प्रोडक्शन आप यूट्यूब में देख रहे हैं। तब ये रिजल्ट मिले हैं। तो वापस हम आते हैं कि मैंने जितना कहा है बंधु, 100% आपको ना जुताई करनी, ना निदाई करनी, ना गुड़ाई करनी, ना खाद डालना है, ना रासायनिक, ना जैविक, ना प्राकृतिक, और ना जो है दवाई डालनी। जब बीमारी हुई तो क्या दवाई? तो ये काम क्या बचा फिर आपका? क्या काम बचा? जब जुताई नहीं करना, निदाई नहीं करना, गुड़ाई नहीं करना, खाद नहीं डालना, तो काम क्या बचा? बुआई और कटाई। और ये आपका धर्म है। बीज बोना किसान का मौलिक धर्म है। जैसे हर जीव का धर्म है। शेर का धर्म है मार कर मांस खाना, गिद्ध का धर्म है मांस को सड़ने देना फिर खाना। सूर्य का धर्म है उजाला देना, चंद्रमा का धर्म है शीतलता। वैसे आपका धर्म है, आपकी जिम्मेदारी प्रकृति ने दी है बीज बोने की, उसी का नाम किसान है। और उसमें अगर हल जोत के बोगे तो माफी मांगना, स्पष्ट वेदों में लिखा है माफी मांगो। अगर हल जोतने की जरूरत पड़ रही है तो पहले माफी मांगो। भाई माफी वही मांगता है ना जो अपराध करता है। तो खेती का पहला अपराध है जुताई। अगर कर रहे हो तो मांगना माफी। तो वापस में आ रहा हूं, मैं प्रकृति की व्यवस्था एक बार आपको स्थापित करने के लिए काम करना है। क्योंकि आपने खेत को बीमार किया है, खेत में फंगस आ गया, तो भगाना आपका धर्म है कि नहीं? और भगाना नहीं, मारना। भगवान का इसमें स्पष्ट कहा, धर्म हिंसा तदेव च। जो दुर्गंध के जीव हैं, दुर्गंध के जीव यानी मक्खी, मच्छर, इल्ली, सांप, बिच्छू, केकड़े, ये जब तक जिंदा रहेंगे त्रास देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? आप बिच्छू को जो है हाथ में उठा लो। वो एक कहानी है ना संत की, कि वो बिच्छू जो है बह रहा था तो उसको उठा के किनारे लगाया, तो जब जब उठाया तब तब बिच्छू ने डंक मारा तो छूट गया, फिर उठाया। तो ये नकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न हुए अणु और जीवाणु, इनको मारना पड़ेगा। ये हम जब तक रहेंगे तब तक हमको त्रास देंगे। इसलिए भगवान ने पहले कहा अहिंसा परमो धर्म। ये भगवत गीता का वाक्य है, धर्म हिंसा तदेव च। तो आपके खेत में फंगस विकसित हो गया है, हाँ कि ना? उसी कारण तो गन्ना सूखा, मारना है उसको। रस चूसक विकसित हो गए हैं, मारना है उनको। इल्ली विकसित हो गई, मारना। व्हाइट ग्रब खूब हो गया है। व्हाइट ग्रब यानी वो जो सफेद इल्ला होता है, बाद में लाल कीड़ा बनता है, फिर काला बन के जुलाई में निकलता है अंडे देने। कितना बहुरूपिया, शुरू में सफेद, बाद में लाल, फिर काला। आपके गन्ने बर्बाद कर रहा है। पर उसको विकसित भी आपने ही किया है, अज्ञानता के कारण आपने डाला है उसको अपने हाथ से। तो हमको जो है
इन कीटों को डैमेज करना है, मारना है, पर पाप नहीं लेना मारने का। क्या नहीं लेना? देखो मारने के 3 उपाय हैं। एक है रासायनिक, यानी जहर लाके डालो मरेगा। दूसरा आयुर्वेदिक, मतलब धतूरे का रस निकालो और डालो। और तीसरा है प्राकृतिक, जैसे हमारे घर में चूहे ज्यादा हो गए तो बाजार से जिंक फास्फाइड ले आए जहर, रोटी मिलाओ, चूहे मरेंगे। और नहीं लाना है तो आयुर्वेद का जो है धतूरे का फल कुचलो, उबालो, उसका रस निकालो और ज्वार बाजरा में उसको फुलाओ, डाल दो, चूहे खाएंगे मर जाएंगे। ये है आयुर्वेदिक। और तीसरा बिल्ली पाल लो। ये क्या है? प्राकृतिक। आपको काम करना पड़ेगा क्या? बिल्ली को तनख्वाह देनी पड़ेगी? ये पाप लगेगा क्या? टेक्नोलॉजी लगेगी क्या? एक ही टेक्नोलॉजी, बस बिल्ली को पालना पड़ेगा बस। पाप भी नहीं लगा और समस्या से छुटकारा। ये दोनों समस्या, रासायनिक और जैविक आयुर्वेदिक, ये दोनों जो है अधूरे हैं। क्योंकि आप जिंक फास्फाइड को रोटी में मिला के रखोगे तो केवल मुखिया मरेगा चूहे का। क्योंकि जब भी कोई नई चीज देखता है मुखिया पहले खाता है, और मुखिया बीमार पड़ गया तो बाकी 999 नहीं खाएंगे। अगर 1000 चूहे हैं और आपने जो है रोटी में रखा तो कौन खाएगा? केवल मुखिया। तो समस्या का हल हुआ क्या? और पैसे के पैसे खर्चे हो गए। और आयुर्वेदिक में भी धतूरे का रस निकाल के और उसको जो है ज्वार बाजरा में डुबा के ज्वार बाजरा फेंकोगे तो पहले मुखिया खाएगा। मुखिया बीमार हुआ तो बाकी नहीं खाएंगे। तो मरा कौन? समस्या हल हुआ क्या? खर्चा हुआ कि नहीं आपका? इधर बाजार में दिए पैसा, यहाँ मजदूरी में दिए। तो ये दोनों समस्याएं अधूरी हैं और अप्राकृतिक हैं। क्या है? हैं क्या? आप धतूरा कुचल के उबाल के डालोगे, धतूरे का पेड़ खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अगर नीम से रिजल्ट मिल गया होता ना इल्ली का, भारत के सारे नीम खत्म हो गए होते, सप्तपर्णी और नीम पर्णी के नाम पे। हाँ कि ना? अगर नीम से खत्म हो गया होता इल्ली तो नीम का पेड़ बसता नहीं पूरे भारत में। सारे पेड़ कट के कहाँ चले गए होते? खेत में चले गए थे। अच्छा हो गया भैया नीम ने नहीं मारा। नीम खत्म हो जाता तो दुनिया में कई दिक्कतें होती। और तो ये दोनों अधूरे हैं और अप्राकृतिक हैं। तो अप्राकृतिक का पहला मतलब समझे, ये जो मैंने बताया चूहा खत्म करना है, तो प्राकृतिक का पहला मतलब समझे कि नहीं समझे? प्राकृतिक खेती का पहला सिद्धांत समझे? मारना है पर आपको नहीं मारना है। देखो अधर्मी थे तो भगवान ने खुद मारे चक्र और धनुष उठा के। लेकिन जो अच्छे लोग थे कौरव में, भीष्म, कर्ण, द्रोण, ये धर्मी थे, ईश्वर के उपासक थे, तो भगवान खुद नहीं मारे। किसको खड़े किए? अर्जुन को खड़े, उसी के परिवार में एक को खड़ा कर दिए, मार। तो हमको हमारे खेत में फंगस मारना है तो फंगस खेत में डालिए, वायरस मारना है तो वायरस डालिए, कीट मारना है तो वायरस डालिए। ये जो वायरस है ना बहुत काम का है। अभी अब तक आपको डराया गया कोरोना वायरस के नाम पे, मैं बता रहा हूँ कुछ वायरस बहुत काम का है, खत्म कर देगा सारा इल्ली, माहू, मच्छर, तेला, चेपा। और जो मैं बोलता हूँ ना वो और घर जाके सो, ये वायरस ही काम आने वाले हैं। और बड़ा अजीब बात है, ये वायरस पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। ये फंगस पॉजिटिव है। और वो शाकाहारी जीव जो बड़े सुंदर दिखते, इल्ली, माहू, मच्छर, दिखते सुंदर है कि नहीं? व्हाइट फ्लाई कितनी सुंदर दिखती है, दिखती है ना? उसको हाथ में रखोगे ताकत घट जाएगी, वो निगेटिव है। तो ये प्रकृति का बड़ा अजीब खेल है। तो इस प्रकृति के विज्ञान को समझने के लिए आपको मुझे 3 चीजें बतानी पड़ेगी। पहला है प्रकृति का ऊर्जा विज्ञान बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? ऊर्जा विज्ञान बताना पड़ेगा। फिर दूसरा है प्रकृति का अणु विज्ञान भी आपको जो है ना, अणु विज्ञान। और तीसरा है प्रकृति का जीवाणु विज्ञान।
ये 3 विज्ञान सीखना पड़ेगा। प्रकृति का ऊर्जा विज्ञान, प्रकृति का अणु विज्ञान और प्रकृति का जीवाणु विज्ञान। ये ऊर्जा, अणु और जीवाणु यही पूरी धरती को बना रहे हैं। ऊर्जा प्रकृति जो है पूरी प्रकृति को बनाती है, अणु प्रकृति को चलाती है। नहीं, ऊर्जा से पूरी प्रकृति बनी है, अणु उसको बनाती है और जीवाणु प्रकृति को चलाती है। पूरी प्रकृति किससे बनी है? अणु से, ऊर्जा से। किससे बनी है? ऊर्जा से। और कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसमें अणु विज्ञान शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि हम बने अणु से हैं। खटबड़ हमारा अस्वस्थ हो रहा है, अणुओं का कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, पूरी प्रकृति पंच महाभूतों से बनी है। अणु विज्ञान का आधार है पंच महाभूत, बताऊंगा। और पूरी प्रकृति को जीवाणु चलाते हैं। कौन चलाते हैं? जीवाणु जीवन देते हैं। 1 ग्राम मिट्टी में जीवाणु होता है, उसको CFU में बोला जाता है, CFU कॉलोनी फॉर द यूनिट। 1 ग्राम मिट्टी में 2 × 10 पावर 9 इतना जीवाणु होता है। मतलब 2 के आगे 9 शून्य लगाओ, कितना हो गया? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ जीवाणु 1 ग्राम मिट्टी में होते हैं। कितने? 20 करोड़। ये पूरे आपके सोनीपत की जनसंख्या नहीं होगी 20 करोड़, होगी क्या? हरियाणा की जनसंख्या 20 करोड़, इतना बड़ा, उससे भी कम है। हाँ, यूपी की जनसंख्या, मैं भी भूल गया, वहां है 22 करोड़। तो यूपी की जनसंख्या के बराबर आत्मा 1 ग्राम मिट्टी में है। कभी हमने फील नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, द सीक्रेट ऑफ सॉइल कहता है। जिसने भी MSc किया होगा वो वैज्ञानिक जानता है। हाँ, होते हैं। 1 ग्राम दही में 20 लाख लैक्टोबेसिस के बैक्टीरिया होते हैं। कितने? 20 लाख। कितने ग्राम में? आप कितनी कटोरी दही खाते हो रोज? 1 कटोरी। कितने होंगे उसमें? हैं? करोड़ों अरबों जीवाणु आप रोज खा जाते हो, रोज, और वो जिंदे होते हैं। हमें कभी बताया नहीं तो हमने दृष्टि विकसित नहीं की। तो 1 ग्राम मिट्टी में इतने जीवाणु होते हैं, यही पूरे प्रकृति को जीवन देते हैं। कहीं भी अगर पौधा उग रहा है ना तो जीवाणु का योगदान है, पत्ती आ रही है तो जीवाणु का योगदान है, फूल आ रहे हैं जीवाणुओं का, फल आ रहे हैं हम भी जीवाणुओं का जिंदा है। हमारे 1 ग्राम चमड़ी में 2 करोड़ बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस। कितने? मिनिमम। इसलिए आदमी मर जाएगा, उसकी आंख नहीं मरती, क्योंकि बैक्टीरिया काम करते रहते हैं। हाँ कि ना? हमारे आदमी का आंख ट्रांसप्लांट होता है कि नहीं? तो आदमी मरता है कि आंख मरता है? आदमी मरता है। आंख ऐसी, हार्ट, लंग्स, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया काम कर रहे हैं। आदमी की आत्मा निकली, बैक्टीरिया की नहीं निकली, वो जिंदा है। पर आदमी का हार्ट बंद हो गया तो बैक्टीरिया का खुराक, खून जाना बंद हो गया आंख में। तो जब आंख में खून जाना बंद हो गया तो बैक्टीरिया धीरे धीरे, क्योंकि उनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो मर जाएंगे। तो आंख के बैक्टीरिया मरने के पहले आंख किसी और आदमी पर ट्रांसप्लांट कर दो, वो आंख फिर से 50 साल जिंदा रहेगी। हाँ कि ना? मतलब आंख की लाइफ 100 साल है। हाँ, चलो मैं करता हूं।